Good afternoon to all virtual students और ऑनलाइन स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने डिमांड के चैप्टर में सबसे पहले डिमांड का मीनिंग पढ़ा, वो सभी को क्लियर है? ओके है? डिमांड वर्सेस क्वांटिटी डिमांडेड, ओके? डिमांड स्टॉक एंड फ्लो, ओके? फ्लो है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड, ओके? लॉ ऑफ डिमांड में अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का और नेम क्या थे? सेट्रेस पेरेबिस और अजम्पशन। उन बातों को क्या रखना होता है? सेम, कि हमारी मार्केट में, हमारी इकोनॉमी में उनमें चेंज नहीं आएगा, किसी चीज में वो सेम रहेंगे। यही मतलब है अजम्पशन का, सेट्रेस पेरेबिस का, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, कि वो सेम रहेगा। उस स्थिति में अगर प्राइस अप होगा तो 100% श्योरिटी है डिमांड फॉल होगा, प्राइस फॉल होगा तो डिमांड अप होगा। इस पूरे डिमांड इलास्टिसिटी 2 चैप्टर है, एक ही लॉ है, इसी पर ही हम, इसी के सहारे ही हम आगे बढ़ेंगे। और फिर मैंने शुरू किया था डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व। डिमांड शेड्यूल के कितने पार्ट्स थे? इंडिविजुअल और मार्केट। उधर डिमांड कर्व के 2 पार्ट्स थे, इंडिविजुअल और मार्केट। सभी को इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और कर्व समझ में आया? मार्केट में कितने कस्टमर्स होते हैं? कितने होते हैं? मोर देन 1। अपने लिए, अपने को ऐसे समझना है, 1 है तो इंडिविजुअल में, मोर देन 1 है तो मार्केट में, बस ये समझना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल समेशन वाली बात समझ में आ गई थी कि पहला प्राइस अगर 5 है तो ए बी सी डी जितने भी कंज्यूमर है उनकी डिमांड को प्लस कर दो तो मार्केट डिमांड आ जाएगी कि 5 प्राइस पर मार्केट डिमांड कितनी है। तो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कल भी मैंने बता दिया, आज भी बता दिया, ओके है? चलिए अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं डिमांड फंक्शन। और आपको मैंने पहले भी बताया था, बुक निकाल लीजिए। बुक ओपन कर लीजिए। डिमांड फंक्शन, आपको मैंने टॉपिक बताया था डिमांड फंक्शन। डिमांड हमारा कौन सा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? डिपेंडेंट। बाकी सभी फैक्टर्स क्या हैं? इंडिपेंडेंट। किसमें? इस चैप्टर में। ये पूरा चैप्टर इस कॉन्सेप्ट से चलेगा। आगे जाके जब हम पढ़ेंगे तो चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इस चैप्टर में ऐसे ही पढ़ना है, यही सिस्टम है। अब जो डिमांड फंक्शन को मैंने आपको बताया था, डिमांड फंक्शन को हम एक चीज और कह सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। क्या कह सकते हैं? इसका मतलब कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को डिटरमिन्स करते हैं, अफेक्ट करते हैं, डिमांड्स को बढ़ाते हैं, डिमांड्स को घटाते हैं। इसके लिए एक सिंपल वर्ड और है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ डिमांड। तो डिटर्मिनेंट्स बोल दिया जाए, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड बोल दिया जाए, या डिमांड फंक्शन बोल दिया जाए, बात एक ही है। अब इसके हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन। क्या मतलब हुआ इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन? कोई बताएगा? कोई बताएगा? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन या मार्केट डिमांड फंक्शन, क्या मतलब हुआ? इंडिविजुअल, हाँ तेज बोलिए थोड़ा। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में तो सर एक कंज्यूमर स्पष्ट बोलो बेटा, स्पष्ट, क्लियर, साफ साफ बोलो। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में हम एक कंज्यूमर की डिमांड देखेंगे, एक कंज्यूमर की डिमांड देखेंगे। वो तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में देख ही रहे थे, यहाँ क्या बात है? वो तो वहां बात हो ही रही थी। ये कह रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ डिमांड। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं? फिर उसके 2 पार्ट बताए उसने, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन। इसका क्या मतलब है? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं वो इंडिविजुअल को, हर इंडिविजुअल को सेपरेटली इफेक्ट करते हैं, इंडिविजुअल को सेपरेटली अफेक्ट करते हैं। और मार्केट में सबको
एक ग्रुप में वो पॉइंट्स जो पूरी मार्केट को अफेक्ट करते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है, सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप अपनी बुक में इसका पहला पॉइंट पढ़ो। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? सभी को मालूम है, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड, प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। प्राइस बढ़ गए तो इंडिविजुअली मैंने डिमांड कम कर दी, आपने नहीं करी, तो मेरा ही इफेक्ट आया, तो क्या हो गया? इंडिविजुअली। सिंपल पॉइंट हमारे को पता है। सेकंड पॉइंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स मीन्स टू गुड्स हैव सम रिलेशन बिटवीन, उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन है। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स। फर्स्ट इज, सेकेंड इज, देखो आपको पता ही है, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट, सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कल समझाया था ना, आते ही पहले बुक कॉपी पेन ओपन कीजिए। अब कर रहे हैं, इसका मतलब समझना नहीं चाहते, कुछ नहीं समझना चाहते। तो कल से ध्यान रखोगे, आते ही अपनी बुक कॉपी रजिस्टर पेन रेडी, ठीक है? ये छोटी छोटी हैबिट्स ही आपको बहुत आगे ले जाएंगी। तो फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स। सभी को सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में पता भी है। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के स्थान पे हमें यूज कर लेते हैं या कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के स्थान पे हम लोग यूज कर लेते हैं कि अगर हमारे को मार्केट में गए, कोक पीना है, नहीं मिला तो क्या पूछेंगे? पेप्सी। माजा पूछा, नहीं मिला तो फिर क्या कहोगे? स्लाइस दे दो, फ्रूटी दे दो, या ठीक है। और मान लो आईफोन नहीं है तो आप लोग वन प्लस का ले लेंगे या कोई सैमसंग का ले लेंगे, ठीक है। इसी तरह क्लोथिंग में इसी तरह कितनी ही कॉमोडिटीज हैं। एवरी कॉमोडिटी हैव सम सब्स्टिट्यूट। हाँ, मोनोपोली के केस में नहीं होता है, सिंगल सेलर होता है, बट कई बार उसके भी हमें क्लोज सब्स्टिट्यूट ना मिलके फार सब्स्टिट्यूट्स यानी कि दूर वाले सब्स्टिट्यूट्स मिल जाते हैं। बट अभी हम बड़ा सिंपल सा पढ़ रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अब मान लीजिए कोक ने अपना प्राइस बढ़ा दिया, कोक ने अपना प्राइस बढ़ा दिया, कस्टमर क्या करेगा? कंज्यूमर क्या करेगा? पेप्सी की डिमांड बढ़ा देगा, यानी कि सब्स्टिट्यूट की ओर चला जाएगा। तो बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आप अपने क्लाइंट को सजेस्ट करोगे कि भैया प्राइस बढ़ाओगे तो कस्टमर सब्स्टिट्यूट हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है। तो सोच के ध्यान से, ऐसा ना हो कि प्राइस बढ़ाने के चक्कर में नुकसान हो जाए, क्लाइंट चला जाए, कस्टमर चला जाए। तो ये वो सिचुएशन दिखाई दे रही है। अब पहला पॉइंट था प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, दूसरा पॉइंट था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। दूसरा जो हमारा पॉइंट था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, उसके दो पार्ट हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, उसके ये टू पार्ट्स हैं। अब वहां पे हम एक ही कमोडिटी का प्राइस और डिमांड चेक कर रहे थे, यहां पर हम एक का प्राइस और दूसरे का डिमांड चेक कर रहे हैं। ये फर्क है।
एक का प्राइस दूसरे का डिमांड। अब यहां रिलेशन कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। रिलेशन कैसा आ रहा है? पॉजिटिव रिलेशन आ रहा है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में रिलेशन कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव किस में? एक का प्राइस दूसरे का डिमांड, ऐसे चेक करना है। तो फर्क आ गया ना पहली वाली बात में। वो तो एक का ही प्राइस और एक का ही डिमांड था, यहां पर एक का प्राइस दूसरे का डिमांड चेक करना है। ठीक है, तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स। चलिए एक बात मैं अगर आपसे पूछूं कि मैंने कोक का प्राइस लिया, पेप्सी का डिमांड लिया, क्या मैं उल्टा कर सकता हूं कि मैं पेप्सी का प्राइस ले लूं और कोक का डिमांड ले लूं? ले सकते हैं। ओके, ये बात भी क्लियर हो गई, कंफ्यूजन नहीं रही। ठीक है, अब आ जाइए। अच्छा, कोई और एग्जांपल बताइए, अपनी तरफ से कोई नया एग्जांपल बताओ सब्स्टिट्यूट गुड्स का। बहुत सारे तो मैंने जिक्र किए ही। टी और कॉफी, ये तो बड़ा पुराना एग्जांपल है, आजादी से पहले का एग्जांपल है। हैं? कोई नया लेटेस्ट सा बताओ, मजा भी आए। अभी तो बताया मैंने, मेरे वाला ही बता रहा है। फ्रूटी माजा तो भी बताया, कोई नया सा बताओ एग्जांपल। अगर हम लोगों का व्हाट्सएप बंद हो जाए तो टेलीग्राम चला लें? नहीं, व्हाट्सएप और टेलीग्राम आपस में क्या है? सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं? नहीं हो सकते? हाँ, कैसे होगा? अब वो तो व्हाट्सएप पे है, समझे? वो तो व्हाट्सएप पे है। चलो, और कोई मजेदार? साइकिल और कार। देखो भाई कितना बढ़िया आदमी आया। साइकिल लेने गया, साइकिल इसको महंगी लगी, साइकिल के रेट बढ़ गए, ये ऑडी का शोरूम में पहुंच गया। बेटा वही ऑडी वाले कहेंगे, बेटा अंदर कैसे आ गए? चलो आपको मैं बात चली ऑडी की, तो आपको बताएं, अब आपको मैंने मान लीजिए 2 करोड़ रुपए दे दिए, इसको दे दिए, आ जाएगी 2 करोड़ में ऑडी कार आ जाएगी, जो भी मॉडल होगा। अब ये 2 करोड़ लेके ऑडी गाड़ी के शोरूम में चला गया, तो उन्होंने क्या कहा कि क्या आप हमारी कंपनी से अप्रूवल लेटर लेके आए हो? इसने कहा जी अप्रूवल लेटर किस बात की? पैसे लो और कार दो। बोला नहीं 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 नहीं, हमारा इतना स्टैंडर्ड है कि क्या तुम्हारी औकात है या नहीं है ऑडी कार यूज करने की, ये आपको हमारी कंपनी के वहां से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। इतना स्टैंडर्ड है कार का। अब देख लो, समझे कि आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है भी नहीं, कहीं 2 करोड़ की लॉटरी निकल गई या किसी ने दे दिया, आप तो कार की बेइज्जती कर दोगे, तुम्हारे से तो कपड़ा भी नहीं लगेगा कार पे, या सर्विस में भी तुम्हारा चक्कर आ जाएगा। समझे? उसको मेंटेन करना इतना इजी नहीं है। देखो किस तरह के बिजनेस हैं, कहाँ दूसरी कंपनियां अपना कितना एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं अपना माल बेचने के लिए, और वो कह रहे हैं कि ना भैया तुम्हारी औकात बताओ तो सामान देंगे। आप बिजनेस का लेवल देखो। चलिए अब हम आते हैं सेकंड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। हाँ जी, कौन बताएगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में? Complementary goods are those goods which are jointly satisfy to a particular want. Jointly satisfy, जब वो दोनों गुड्स आपस में मिलेंगे तब हमारी वांट सेटिस्फाई होंगी, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एग्जाम्पल बताइए। कार और पेट्रोल। कार का प्राइस अगर बढ़ेगा, कार का प्राइस बढ़ेगा, हम एक बहुत अच्छी कार लेके आए,
1 2 3 4 5 6 कार पहिए हैं उसके, बढ़िया कार है ना, ठीक है। ऐसे कितनी अच्छी कार है हमारी। और हमारा ये पेट्रोल पंप है हमारा भारत पेट्रोलियम, यहाँ पे वो उसके वो लगे हुआ है, ठीक है। ये बताओ ये क्या है, साथ वाला क्या है, ये QR कोड है, पेमेंट नहीं करोगे? स्कैन करके, आजकल स्कैन का कितना ज़माना आ गया ना, स्कैन किया, ओके। चलिए, कार बहुत महंगी हो गई तो पेट्रोल की डिमांड क्या होगी? कम। रिलेशन कैसा आया? नेगेटिव रिलेशन आया। तो ये दो बातें हमें बिल्कुल टिप्स पे रखनी है। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स द रिलेशन इज पॉजिटिव, इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिलेशन इज नेगेटिव। बिल्कुल टिप्स पे रखना मामला, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। बस इस केस में कि प्राइस किसी का, डिमांड किसी का, और जिनमें आपस में कोई रिलेशन है जैसे सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री। इसका डायग्राम बना के दिखाऊं? डायग्राम या चलने दें? चलने दें या बनाऊं? बना दूं? नहीं, चलो बनाते हैं। पहले बनाते हैं, आपको डायग्राम्स बनाते हैं। थोड़ा सा कुछ नया बताऊंगा और कुछ उसमें शिफ्टिंग से रिलेटेड भी होगा। एक बार 2 डायग्राम बनाऊंगा सब्स्टिट्यूट गुड से, फिर 2 डायग्राम्स कॉम्प्लीमेंट्री से बनाऊंगा। अभी आपने नहीं बनाना, एक बार समझना है कि मैटर क्या है। कुछ नई चीज़ बताऊंगा, क्लैरिटी आएगी। अभी बनाना नहीं है आप लोगों ने। पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स का बनाते हैं। यहां पे लिखते हैं प्राइस ऑफ कोक। डिमांड किसका था? बोलो। डिमांड फॉर पेप्सी। हमने अपनी तरफ से ये लेट किया कि ऐसे कोक का प्राइस 20 रुपीज़ बोतल है और उसकी डिमांड 100 यूनिट्स है। कोक का अगर प्राइस 20 है तो उस समय हमने नोटिस किया पेप्सी की 100 यूनिट्स डिमांड हो रही है। फिर हमने देखा कि कोक का प्राइस 30 हो गया, कोक महंगा हो गया, तो पेप्सी की डिमांड हमने जब देखी 30 हुआ तो पेप्सी की डिमांड कितनी हो गई? 200। अब देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स की वजह से हमें फ़ायदा हुआ। उसने प्राइस बढ़ाया, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो पेप्सी वाले हैं, हमारी अपने आप ही डिमांड डबल हो गई। तो हमारे पास एक पॉइंट ये आया, ए पॉइंट, और एक पॉइंट ये आया, और हम लोग अपना डिमांड करो बनाएंगे। ये डिमांड करो बनेगा, ये डिमांड करो पॉजिटिव बनेगा। कल तक हम अपने डिमांड कर्व को पढ़ रहे थे नेगेटिव, अब क्या पढ़ रहे हैं? पॉजिटिव। क्यों? सब्स्टिट्यूट गुड्स में रिलेशन ही क्या है? पॉजिटिव। ये चीज है। बेसिक डायग्राम डिमांड कर्व नेगेटिव है, पर अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनेंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें भी आएंगी, बट बेस नेगेटिव ही है। जो डाउनवर्ड बताया था, डाउनवर्ड बताया था, लेफ्ट टू राइट बताया था, ठीक है, नेगेटिव बताया था। पर यहाँ पे ये दिखाई दिया पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि उधर प्राइस बढ़ रहा है, उधर डिमांड बढ़ रहा है, रिलेशन पॉजिटिव है। सही है। अगर मैं पेप्सी और कोक का अलग अलग डिमांड कर बनाऊंगा तो नेगेटिव ही बनेगा। अगर कोक का ही प्राइस, कोक की ही डिमांड, पेप्सी का ही प्राइस, पेप्सी की डिमांड, तो वो नेगेटिव ही बनेगा, ऐसे डाउनवर्ड बनेगा। ये बात समझ में आ रही है जो बोल रहा हूं? ठीक है। तो ये डायग्राम कौन से गुड्स का हुआ? सब्स्टिट्यूट्स। अब हम पेप्सी के पास गए, पेप्सी की कंपनी में गए, तो हमने उनसे पूछा जी आपका डिमांड करो कैसा बनता है? तो बोला जी इसमें पूछने वाली क्या बात है, डिमांड करो तो एक का नेगेटिव होता है, डाउनवर्ड होता है। कोई भी कॉमोडिटी, सिंगल कॉमोडिटी है, अगर मैं यहाँ लिखूँ प्राइस ऑफ पेप्सी,
डिमांड फॉर पेप्सी। अभी सब्स्टिट्यूट गुड्स की कोई बात नहीं हो रही, हम पेप्सी की फैक्ट्री में गए, उनसे पूछा आपका डिमांड कर्व कैसे होता है, तो उन्होंने कहा क्या बच्चों वाली बात है, पता ही है कि हर कॉमोडिटी का डिमांड कर्व कैसा होता है, नेगेटिव, कि प्राइस अगर बढ़ाएंगे, मान लीजिए ये हो कि प्राइस अगर अप करेंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी, फॉल, अगर प्राइस फॉल करेंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी, अप। ये बात हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये जो हम कल पढ़ चुके हैं सिंपल एक ही कॉमोडिटी के बारे में। अभी इसको रिलेटेड गुड्स की कुछ नहीं पता, हम पेप्सी के पास गए, उसने अपनी बात बता दी, और हमें भी पता थी कि कोई भी सिंगल कॉमोडिटी होगी तो उसका डिमांड कर्व क्या होगा, नेगेटिव, वाई एक्सिस पे प्राइस, एक्स एक्सिस पे डिमांड। यही सीखा हमने लॉ ऑफ डिमांड में भी, इसमें भी। हम पेप्सी वालों से कहा कि आपको पता है मार्केट में क्या हुआ है, वो कहा नहीं जी हमें तो नहीं पता मार्केट में क्या हुआ है। मार्केट में सर ये हुआ है कि मार्केट में कोक ने अपने 50% प्राइस क्या कर दिए, बढ़ा दिए, प्राइस क्या कर दिए, बढ़ा दिए। हमने उनको बताया कि मार्केट में कोक ने अपने 50% प्राइस बढ़ा दिए, आपको पता है कोक क्या है, वो कहे हाँ ठीक है हमारा सब्स्टिट्यूट है, हमें पता है। तो उसने कहा अच्छा 50% प्राइस बढ़ा दिए, ये तो बड़ी मज़ेदार बात बताई, बड़ी खुशी वाली बात बताई आपने, अब हमारा फ़ायदा होगा, हमारी डिमांड्स बढ़ जाएंगी, हमारे डिमांड्स कर्व शिफ्ट हो जाएंगे, आगे से आगे बढ़ जाएंगे, हमारी डिमांड्स आगे बढ़ जाएगी, डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा कि डिमांड्स अप हो जाएंगी। ऐसे भी दिखा सकते हैं, दो तरीके हैं दिखाने के। पहला तरीका वाई एक्सिस पे प्राइस कोक का, जो ये दिखाया मैंने, ये डिमांड पेप्सी की, एक जगह प्राइस ले रहे हैं कोक का, दूसरी जगह डिमांड ले रहे हैं पेप्सी की। एक बड़ा सिंपल दिखाना होता है ऐसे, ये दोनों ही ठीक हैं, दोनों ही ठीक हैं, वो अपनी जगह ठीक है, ये अपनी जगह ठीक है, कि जैसे ही कोक ने प्राइस बढ़ाया तो पेप्सी की डिमांड कर्व ऊपर की ओर चला गया, शिफ्ट हो गया, डिमांड बढ़ गई। तो यहां भी पॉजिटिव रिलेशन दिखा रहे हैं, वहां भी पॉजिटिव रिलेशन दिखा रहे हैं। +1 में ऐसी बात बताई थी नहीं, या यस, कुछ को बताई थी कुछ को नहीं, 50-50। अब MCQ में उस चीज के मजे ले सकता है आपके, अब सबको क्लियर करना पड़ेगा। बोलो भाई, ओके है? तो ये था सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में। अब आते हैं हम लोग किसमें, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का रिलेशन कैसा पढ़ा हमने, नेगेटिव पढ़ा। एग्जाम्पल क्या था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के, कोई और एग्जाम्पल बताओ, पेन एंड इंक, और कोई बताओ, मोबाइल और सिम, कोई और बताओ, पेन एंड, गन एंड बुलेट, किसी का मर्डर करना हो तो गन भी चाहिए, बुलेट भी चाहिए, खाली गन से नहीं बात बनेगी। बैटर बॉल, अगर हमें खेलना है तो बैट भी चाहिए, बॉल भी चाहिए। ये कह रहा है कि शुगर और टी, मतलब चाय और शुगर, मैं तो फीकी चाय पीता हूं, और कोई हो सकता है, 90% लोग पीते हैं, तो एग्जाम्पल हो भी सकता है किसी के लिए, किसी के लिए नहीं भी हो सकता। तो शुगर और स्वीट्स में हम लोग शुगर डालते हैं, हो सकता है, ओके है। एक एग्जाम्पल है ब्रेड एंड बटर, ठीक है, ब्रेड एंड बटर होता है एग्जाम्पल, नहीं हो सकता है, मतलब आप लोग मेरी तरह ही गरीब लोग हैं जो खाली ब्रेड खाते हैं, बटर नहीं खाते। चलो मेरी बिरादरी के मिल गए लोग, हमारे जैसे ही हैं, BPL लोग जैसे आप, मैं बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। फिर तो आप वो जो ब्रेड का पैकेट होता है उसका ऊपर वाला पीस और नीचे वाला पीस जरूर खाते होंगे, क्योंकि गरीब आदमी उसको जरूर खाता है और अमीर आदमी उसको जरूर नहीं खाता है।
है ना। तो अब बात आती है एग्जाम्पल्स, स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल और वीक एग्जाम्पल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे। ये बात ध्यान रखना, आपके पास जैसे कार पेट्रोल आ गया तो स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है, अगर ब्रेड बटर आ गया एग्जाम्पल है बट लूज है, वीक एग्जाम्पल है। अब आपके पास ऑप्शन में आया कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को सिलेक्ट करो, तो 4 ऑप्शन आ गए, उसमें एक जगह कार पेट्रोल भी है, उधर से ब्रेड बटर भी है, तो आपको स्ट्रॉन्ग में जाना पड़ेगा कार पेट्रोल पे, क्योंकि ब्रेड एंड बटर तो वीक है। अब मान लीजिए कार पेट्रोल है ही नहीं, तो फिर किस पे आओगे? तो अपनी समझ चाहिए ना, रट्टा तो नहीं चलेगा। अभी आप लोग तो मना कर रहे थे, पर आंसर में अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि 4 ऑप्शन है, नन का ऑप्शन है नहीं, तो आपको मजबूरन ब्रेड एंड बटर पे जाना पड़ेगा। अब ये रोल किस चीज का है? प्रैक्टिस का, इंटरेस्ट का, रट्टा तो नहीं लगा सकते। हम उस चीज को यहां मना कर रहे हैं, कल को क्वेश्चन आएगा अटेम्प्ट करके आएंगे, ये बात है। इस तरह से प्रैक्टिस चाहिए। अब हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का डायग्राम बनाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का डायग्राम बनाते हैं। यहां पर क्या लिखें? प्राइस ऑफ कार। यहां पे क्या लिखें? डिमांड फॉर पेट्रोल। अब मान लीजिए हमारे पास कार का प्राइस ये है, हमारे पास मान लीजिए 5 लाख है, और पेट्रोल की डिमांड कितनी है? 1000 लीटर। अब कार महंगी हो गई, कार कितने की हो गई? 7 लाख की। पेट्रोल की डिमांड कितनी आ गई? कम आ गई। कार हो गई 7 लाख, पेट्रोल की डिमांड कितनी आ गई? 800 लीटर। ठीक है। इसी तरह से कार अगर सस्ती हो गई, मान लीजिए 2 लाख की हो गई, तो क्या करेंगे? हमारे जैसे गरीब लोग भी ले लेंगे, आप जैसे मेरे जैसे ले लेंगे ना, ठीक है। तो हमारे जैसे लोग भी आ जाएंगे कार में। अब देखो ये स्टेट नहीं आ रहा ना, तो इसको हम क्या करेंगे? पहले इसको यहाँ तक बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक बना लो, फिर इसको यहाँ तक बना लो। तो सीधा होना कोई ज़रूरी नहीं है, वो टेढ़ा हो सकता है। कल हमारी बात हो गई थी इस बात पे, ठीक है। हाँ, रहेगा डाउनवर्ड ही। क्यों? नेगेटिव की बात थी। कॉम्प्लीमेंट्री में रिलेशन कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव है तो फिर ऐसे ही आएगा, करो। अब हम लोग वहाँ बना के देखते हैं जो दूसरे वाला इफेक्ट बताया था। हम किस पे गए? प्राइस ऑफ पेट्रोल, डिमांड फॉर पेट्रोल। पेट्रोल कंपनी में गए, उसने हमने पूछा आपसे जी आपका डिमांड कर्व कैसा होता है? तो सिंपल, सब बच्चों को पता है, डाउनवर्ड होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो हमने उनसे कहा कि आपको पता है, आपको मालूम है कार के प्राइस बढ़ रहे हैं, कार के प्राइस क्या हो रहे हैं? 30% बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा, कार के 30% बढ़ रहे हैं, तो ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। बताओ क्या दिक्कत वाली बात है भाई? डिमांड करो क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। डिमांड्स पेट्रोल की क्या हो जाएंगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो चाहे ऐसे समझ लो चाहे वैसे समझ लो, बात एक ही है। ओके, तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। हाँ जी, अब थर्ड पॉइंट बताइए। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है? थर्ड पॉइंट क्या है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये बात तो आपको सबको पता है। इनकम इंक्रीजेज देन डिमांड, इनकम डिक्रीजेज देन डिमांड डिक्रीजेज। हमेशा ऐसा ही होता है? ऐसा नहीं होता है। बहुत बार ऐसा भी होता है, इनकम इंक्रीजेज बट डिमांड डिक्रीजेज, इनकम डिक्रीजेज बट डिमांड इंक्रीजेज।
ये किस केस में होता है? इंफीरियर गुड्स। ये किस केस में होता है? नॉर्मल गुड्स। ठीक है। और ये इनकम का मतलब कौन सा बोल रहे हैं? मॉनेटरी इनकम, मॉनेटरी, मनी वाली इनकम, मॉनेटरी इनकम। अगर मॉनेटरी इनकम बढ़ता है तो हमारी नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ती है, मॉनेटरी इनकम कम होता है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम होती है। इन्फीरियर में उल्टा है, जैसे ही हमारी इनकम बढ़ जाएगी तो हम घटिया चीज़ें कम कर देंगे। जैसे आप सीए बनोगे, आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप ढाबे पे जाना कम कर दोगे। कहाँ जाओगे? 5 स्टार होटल में। ठीक है। ये था हमारा थर्ड पॉइंट। सिंपल? ओके। हाँ जी, पहला पॉइंट कौन सा था? सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। सेकंड के 2 पॉइंट्स कौन से थे? चलो एक बात और पूछता हूं आपसे, द अनदर नेम ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्पिटिंग गुड्स, कॉम्पिटिटिव गुड्स। जैसे हम अमूल बटर खाते हैं तो उसका कॉम्पिटिटर कौन है? ब्रिटानिया का बटर या मदर डायरी का बटर। अब आपको एक नई बात और बताता हूं कि हमारी एक ही कंपनी के बीच में ही आपस में जो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं वो भी आपस में कॉम्पिटिटिव गुड्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मारुति कंपनी है, मारुति कंपनी का पीछे स्विफ्ट प्रोडक्ट बहुत चल रहा था, आपने सुना होगा या आपके पास होगा भी। स्विफ्ट प्रोडक्ट सुना आपने? जैसे ही मारुति ने ब्रेजा प्रोडक्ट निकाला, स्विफ्ट फेल हो गया। तो एक ही कंपनी के उसने 2 सब्स्टिट्यूट्स बनाए, आपस में ही कॉम्पिटिंग बन गए। तो कंपनी को यह भी देखना होता है। अब आप सीईओ, आपका क्लाइंट आया कि ये प्रोडक्ट बना दूं, ये कर दूं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, तो आप क्या समझाओगे कि बेटा तेरा दूसरा प्रोडक्ट फेल हो जाएगा जिस पे इतना पैसा लगा रखा है, जिसकी इतनी एडवर्टाइजमेंट कर रखी है, जिस पे इतना बेसिक फिक्स कॉस्ट लगी हुई है, रॉ मटेरियल कितना पड़ा है, सोच के ऐसे नहीं, ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? तुम्हारे माइंड में तो वही कॉम्पिटिटर आ रहा है, अपना ही दूसरा, अपना ही प्रोडक्ट हम खुद ही कॉम्पिटिटर पैदा कर देंगे, अपना ही। समझे? अब आ जाइए हमारा फोर्थ पॉइंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, हाँ जी, फोर्थ पॉइंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट और बैंड वैगन इफेक्ट। ये नाम सुना है कभी? बैंड वैगन इफेक्ट, स्नोब इफेक्ट? नहीं सुना। चलो बताते हैं, सिंपल है, आसान है, बहुत ही मजा आएगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है बड़ा सिंपल है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ अ कंज्यूमर, कि किसी भी इंडिविजुअल कस्टमर्स का, कंज्यूमर का अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस डेवलप होता है तो उससे डिमांड इंक्रीज होती है। ठीक है। तो पहले मेरा टेस्ट समोसा खाने का होता था, फिर मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, छोले भटूरे खाने शुरू किए, फिर मैंने और इम्प्रूव किया, बर्गर खाना शुरू किया, डिलाइट बर्गर, फिर मैंने पिज़्ज़ा खाना शुरू किया, फिर मैंने, और क्या होता है, बस क्या, मोमोज खाने शुरू किए। मेरा टेस्ट डेवलप हो रहा है। डोसा, इडली, सांभर, साउथ इंडियन डिशेस। ठीक है। सो एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ टेस्ट ऑफ एनी कॉमोडिटी, सो डिमांड इंक्रीजेस। बड़ा सिंपल है, क्लियर कट है। तो जैसे ही टेस्ट में डेवलपमेंट आती है तो डिमांड्स बढ़ जाती हैं और रिड्यूस भी होता है। टेस्ट अगर रिड्यूस होता है, डिमांड चली जाती हैं। प्रेफरेंसेस, हम लोग किसी ड्रेस को प्रेफरेंसेस देते हैं, जैसे आजकल फटी हुई जीन्स को बड़ा प्रेफरेंस दिया जाता है, भाई मुझे खुशी है कुछ कम हो गया है।
ठीक है। और अब मुझे डर लग रहा है कहीं फटे हुए जूतों का ट्रेंड ना आ जाए, जूते में से अंगूठा बाहर आ रहा है, ठीक है, डर है मुझे। पीछे जीन्स जो हम जीन्स लेने जाते थे तो उस पर वाइट पैचेस होते थे, ऐसे अभी भी आती हैं जीन्स जिसमें पैचेस लगे होते हैं, तो मैं उसको कहा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये पैचेस वाली जीन्स नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल डार्क कलर चाहिए, एक ही कलर चाहिए, चाहे कोई भी दे दो। वो कहा नहीं ऐसी आती ही नहीं है, बहुत ही मुश्किल होती थी। बट अब धीरे धीरे ट्रेंड जा रहा है, अब ठीक आ रहा है, कई साल चल गया। तो ये ट्रेंड्स, प्रेफरेंसेस, टेस्ट होता है। किसी ने आज से 10-20 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि ये फटे हुए कपड़ों का भी फैशन आएगा, ठीक है। और कई बार तो ऐसी दुर्घटनाएं भी होती हैं, उनको डालते हैं तो वो अंगूठा फंस जाता है और ही फट जाती है वो, ऐसी घटनाएं भी होती हैं, होती है ना। एक्चुअली मार्केट का तो ध्यान रखना पड़ता है, कस्टमर्स का सारा पता हो रखना पड़ता है, ये होता क्या है। अच्छा, कुछ साल पहले ऐसा ट्रेंड था कि कपड़े इतने टाइट डालते थे कि 2 बंदे बुलाने पड़ते थे, भाई निकल नहीं रहे कपड़े, इतने टाइट के, स्किन टाइट के फैशन थे, तो वो भी बड़ा गलत था। तो ठीक है, फैशन जो चल रहा है चल रहा है। अब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है, इसी से रिलेटेड है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, या ये वर्ड क्या चीज़ है, डेमो। जैसे आप लोग भी यूज़ करते हैं, आप भी पारस इंस्टीट्यूट वालों को तंग करते हैं कि सर डेमो चाहिए, अभी भी कुछ मेरा लेक्चर डेमो लगा रहे होंगे, तो ताकि हमें पता लग सके कि टीचर कैसा पढ़ाता है, क्या है, कभी हम फंस ना जाए पारस इंस्टीट्यूट में जाके, पता लग जाए। हाँ, उनको ये नहीं पता कि जो बिजनेस इतने सालों से चला रहे हैं, क्या वो चलाकी नहीं कर सकते। शुरू के 5 लेक्चर अच्छा दिखा दो, आगे कुछ मर्जी कर लो, बताओ, कर सकते हैं ना। होता भी है, हम बहुत बार देखते हैं कि शुरू के 2-4 लेक्चर बड़े अच्छे होते हैं, बाद में डाउन, पता ही नहीं, ठीक है। अब मान लो गौरव सर की एक रील थी, उसमें गौरव सर ही पढ़ा रहे थे इसी बात पे कि बच्चे डेमो की डिमांड करते हैं, या डेमो की बात होती थी, तो गौरव सर की वो रील भी डाली हुई है हमने उसमें, 1 मिनट की। उसमें गौरव सर यही बता रहे थे, एग्जाम्पल दे रहे थे कि जैसे मान लो कोई लड़का रिश्ता देखने गया लड़की के लिए, तो लड़की वाले क्या कहेंगे कि लड़की हमारी कैसी है, कि वो थप्पड़ मारती है या मारनी है, वो यही कहेंगे कि लड़की तो बड़ी गऊ है हमारी, बहुत शरीफ है, ठीक है। अब वो अच्छा, फिर जैसे जैसे शुरू में जब शादी होती है तो वो लड़की बहू अच्छी रहती है, वो तो बाद में पता लगता है जो घर से आवाज़ें आती हैं, वो उसको चप्पल मार रही है तो उठ के वहाँ जा रही, पड़ोसी को जाके चप्पल लग रही है, बेलन लग रहे हैं, ठीक है ना। तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट ये होता क्या है, इसके अंदर जो इकोनॉमिक्स कहती है कि जैसे हम किसी को देखते हैं कि वो ये प्रोडक्ट या सर्विस यूज़ कर रहे हैं, तो फिर हम भी अट्रैक्ट होते हैं कि हम भी ये यूज़ करेंगे। उसी से रिलेटेड है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन, अब कोई भी बिजनेस होगा तो वो अपना डेमोन्स्ट्रेशन देगा थ्रू एडवर्टाइजमेंट, थ्रू होर्डिंग्स, प्रोस्पेक्टस, साइन, व्हाट्सएप मैसेज, कुछ ना कुछ होगा ऐसा, वो डेमोन्स्ट्रेशन है एक तरह का। इकोनॉमिक्स ये कहती है कि अगर हम किसी को देख रहे हैं कि वो ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, वो गाड़ी यूज़ कर रहा है, वो ये फ्रिज यूज़ कर रहा है, तो फिर हम लोग भी क्रेजी होंगे लेने के लिए, तो उससे हमारी डिमांड बढ़ जाती है। आपने एक वॉशिंग मशीन का नाम सुना होगा, IFB। अब मजे की बात, उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं आती, मैंने नहीं देखी उसकी एडवर्टाइजमेंट। ब्रोशर्स भी वो कोई बहुत लिमिटेड से ही प्रिंट कराते हैं, वो खर्चा ही नहीं करते इस चीज़ पे, ठीक है। क्यों? उनको अपने प्रोडक्ट पे इतना भरोसा है कि उनको पता है कि हमारे इस प्रोडक्ट में बैंड वैगन इफेक्ट अप्लाई होगा, कि बहुत लोग जब वॉशिंग मशीन यूज़ करेंगे तो वो ऑटोमेटिक फीडबैक देंगे कि बहुत अच्छी चीज़ है, तो हम भी लेंगे।
वो ये कहना चाहता है बैंडवैगन इफेक्ट्स दूसरों को फॉलो करता है, कि बहुत सारे लोग जो प्रोडक्ट ले रहे हैं और उससे आप भी क्रेजी होके वही प्रोडक्ट लेना शुरू कर दें, तो वो चीज़ क्या है, बैंडवैगन इफेक्ट है। डेमोन्स्ट्रेशन भी वही चीज़ है भाई, कॉमन सा है। बैंडवैगन इफेक्ट वर्ड में स्पेशली यही बोलना है कि अगर दूसरों की वजह से जो लोग यूज़ कर रहे हैं उससे हम अट्रैक्ट होके वो प्रोडक्ट लेते हैं, तो स्पेशली बैंडवैगन इफेक्ट है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आपको मैं अंडरलाइन करा देता हूं यहां पे। 3rd पैराग्राफ में देखिए, bandwagon effect refers to the extent to which demand for a commodity increase due to the fact others are also consuming the same commodity। पढ़ो एक बार इसको, जोर से बोलो। क्लियर? ठीक है, सिंपल भाषा में डेमोन्स्ट्रेशन भी यही है। डेमोन्स्ट्रेशन तो कई तरीके से भी हो सकता है, जो मैंने बताया, एडवर्टाइजमेंट या ये, इसमें स्पेशली कि दूसरे लोग जो ले रहे हैं वही है। अब जैसे आप आजकल के यंगस्टर में आईफोन लेने का बड़ा क्रेज है यंगस्टर्स में, क्यों? क्योंकि वो सभी यंगस्टर्स के पास देख रहे हैं कि इसके पास आईफोन है, इससे स्टैंडर्ड है, तो हम भी लेंगे। ठीक है ना? इसी तरह किसी कोर्स के साथ होता है। अभी जैसे आईसीआई प्रेसिडेंट ने क्या कहा कि 2047 तक हमें 30 लाख सीए चाहिए, आईसीआई प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट थी। अभी कितने 4 साढ़े 4 लाख सीए हैं, तो यूथ में क्रेज हो सकता है कि नहीं हम भी सीए करेंगे। अब कुछ यूथ सीए कर रहा है तो सारे आ गए, तो कौन सा इफेक्ट अप्लाई हो गया? बैंडवैगन इफेक्ट अप्लाई हो गया। एवरी कंपनी वांट्स टू दिस इफेक्ट इन हिज प्रोडक्ट। हर कंपनी चाहती है कि मेरे प्रोडक्ट के साथ बैंडवैगन इफेक्ट अप्लाई हो जाए। आईएफबी के अंदर ऐसा ही हो रहा है, आईएफबी के अंदर ऐसा ही है। वो लोग दूसरी एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, ये बैंडवैगन इफेक्ट को अप्लाई कराते हैं। वो क्या करते हैं कि जैसे वॉशिंग मशीन लिया या ओवन लिया, एक शहर में एक महीने में 50 ओवन बिके, और फिर क्या किया, उन 50 घर पे फ़ोन गया कि हमारे आईएफबी के जो कुकिंग एक्सपर्ट है आपके शहर में आएंगे, आप लोग उस दिन आइए और आपको बहुत सारी ओवन में हम ये कुकिंग सिखाएंगे जिसमें अभी बहुत कम समय में अच्छा फूड बना सकते हो। अब वो 50 लेडीज़ वहाँ इकट्ठी हुई, वहाँ पे उनको 2 घंटे का ट्रेनिंग दिया, कोई पैसा नहीं लिया, एक ट्रेनिंग दिया, ठीक है, और वो अच्छी अच्छी कुकिंग्स बना सिखा दिया उनको। अब वो घर पे जाके कोई भी उनके घर गेस्ट आता है, नेबर्स आता है, कुछ आता है, तो बहुत जल्दी से अच्छी चीज़ें बनाते हैं। वो कहते हैं ये क्या, कि नहीं ये आईएफबी का था, ये ऐसे बोलते हैं। वहाँ से फिर हमारा क्या होता है, बैंडवैगन इफेक्ट अप्लाई हो जाता है। आपको अभी इतना ही याद करना है, 1 मार्क्स का काम है। इसको मैं अगर अपनी देसी भाषा में बात करूं तो इसको बोलते हैं भेड़ चाल। क्या बोलते हैं? भेड़ चाल, कि जैसा सभी कर रहे हैं वैसा ही करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। आप लोग सोचो, आपने क्यों सोचा? आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? साक्षी। साक्षी क्यों रखा गया? क्या है? गीताक्षी ही। चलिए अब आप देखो, सुनो, मेरे को पता था ये बच्चे पूछेंगे सर बैंडवैगन का कैसे नाम पड़ा। पता ही है, हर ग्रुप में पूछते ही हैं हर बात में। अभी नहीं बता रहा, गेम है, कल आप अपना ट्राई करके आओ कि क्या हो सकता है। एक छोटे सा गेम हो गया, कल डिक्लेयर करेंगे कि क्या चीज़ है। आज अपना गूगल पे करना क्या होता है, ठीक है। पहले हम लोग डिक्शनरी देखते थे, आज आप लोग गूगल देखते हो, ये फ़र्क है। चलिए अब एक बात और, एक पॉइंट है हमारे पास, स्नोब इफेक्ट। क्या है? स्नोब इफेक्ट। स्नोब इफेक्ट।
अब स्नोब इफेक्ट के लिए इसका आंसर, इसका जो आंसर है बड़ा इजी है। आपने ये लिखना है, यहाँ पे जो खाली स्पेस पड़ा है ये लिखिए अपोजिट टू बैंडवैगन इफेक्ट। क्या लिखोगे? अपोजिट टू बैंडवैगन इफेक्ट। अब बैंडवैगन इफेक्ट क्या बता रहा था कि मुझे भेड़ चाल चलना है, जैसा लोग ले रहे हैं मुझे वैसा चलना है। स्नोब इफेक्ट क्या बताएगा कि जैसे वहां चलना है वैसा नहीं जाना, मुझे क्या करना है, हट के जाना है। क्या सभी के पास आईफोन है? मतलब मैं ये कह रहा हूं सभी के पास आईफोन है, अच्छा नहीं लगता, मुझे कॉमन प्रोडक्ट नहीं लेना है, मुझे हट के लेना है, कोई अलग प्रोडक्ट लेना है, जैसे माइक्रोमैक्स, वीवो या कुछ और कीपैड वाला लेना है, नोकिया। हाँ, ऐसा मत कहना कि हम तो वो लैंडलाइन फोन बैग में लेके आएंगे, वो चलेगा ही नहीं, हट के चलना है, ठीक है। अब सभी लोग एक ही कलर की शर्ट डालते हैं, मुझे तो क्या करना है, हर एक कलर की पट्टी होनी चाहिए, जैसे वो रेनबो बना होना चाहिए, अलग चल रहा है। बहुत बार जब हमारे किसी कज़न, ब्रदर, सिस्टर घर पे मैरिज होती है तो हमारा रहता है कि हम लोग उस पूरी मैरिज में हम अलग दिखे, एक अट्रैक्शन हो, अलग से ड्रेस हो, तो हम सेलर को बोलते हैं कि यूनिक आइटम बताओ, लिमिटेड एडिशन कोई हो वो चीज़ बताओ, ताकि हम लोग सबसे अलग दिखाई दें। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स को क्या बोलते हैं, स्नोब इफेक्ट। अभी आपने इतना ही समझना है, इसकी डिटेल और भी है, एक नेक्स्ट पैराग्राफ है जो आप जस्ट रीड करेंगे, बट अभी समझ में नहीं आएगा, मुझे क्वेश्चन कराना है एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, फिर उसके अंदर मैं इसको मैच करूंगा, अभी होल्ड रहेगा ये। तो थोड़ा सा जो लास्ट का पैराग्राफ है, मैं जब वो टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपकी ड्यूटी बनती है आपको याद दिलवाना कि सर वो वाला इसे मैच करना है। अभी बताऊंगा तो आप बेवजह पजल होंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने अभी नहीं कराया। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड अभी मैंने नहीं कराया, आगे आएगा, ठीक है। हाँ, रीडिंग जरूर करना है आज सभी ने। तो ये था हमारा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। इसमें पहला पॉइंट कौन सा था, प्राइस ऑफ, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है, मार्केट डिमांड फंक्शन। मार्केट डिमांड फंक्शन में पॉइंट्स का नाम क्या है, कंज्यूमर्स फ्यूचर। अगर मैं ये कहूं कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएंगे तो आप प्रेजेंट में क्या करेंगे, बढ़ा दें। फ्यूचर में प्राइस कम हो जाएंगे तो आप क्या करोगे, कम करें, प्रेजेंट में डिमांड कम कर दें। अब ये एक्सपेक्टेशन क्या है, प्रोबेबिलिटी, संभावना हो या ना हो। आज क्या हम फ्यूचर के बारे में एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उसके बिहाव पर ये हम रिजल्ट्स लेते हैं। अगर if there is any chances price will increase in near future, so at the present demand increases and vice versa. Clear? Next point कौन सा है, size of population. Size of population simple सा है, population increases, demand market, पूरी मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगा। जो पिछला पॉइंट था कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, पूरी मार्केट में डिमांड बढ़ेगा। पॉपुलेशन कम होगा तो डिमांड कम होगा। 8th पॉइंट कौन सा है, कॉम्पोजिशन में मतलब कि पुअर कितने हैं, मिडिल क्लास कितना है, रिच कितना है। क्लियर? मेल कितना है, फीमेल कितना है, चाइल्ड कितना है, यंगस्टर कितने हैं, ओल्ड एज कितने हैं। अब यंगस्टर हैं तो उस जैसे प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे, ओल्ड एज है तो उन जैसे प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे, चिल्ड्रंस ज़्यादा हैं तो उन जैसे प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे। अभी हमारे इंडिया में यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, चाइना में ओल्ड एज पर्सन बहुत ज़्यादा आ गए हैं इन ईयर्स में। तो ये होता है कॉम्पोजिशन, फिर उस हिसाब से डिमांड अप डाउन होती है, अफेक्ट होती है। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कॉपी निकाल लीजिए, नोट कर लीजिए इस पॉइंट को।
इस पॉइंट का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ distribution of national income, distribution of national income। इकोनॉमिक्स के यहाँ पे आप सभी को पता होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पहला क्या है? लैंड। सेकंड क्या है? थर्ड क्या है? फोर्थ क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड को क्या मिलता है? रेंट। लैंड को वेजेस मिलते हैं, लेबर को मिलते हैं वेजेस एंड सैलरी। कैपिटल को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिलता है? प्रॉफिट। अगर हमारी इकॉनमी में सभी को 25% रेंट, 25% रेंट, 25% इंटरेस्ट, 25% प्रॉफिट, इट मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का है तो हमारी इकॉनमी में रहेगा मोर डिमांड, कि सभी एरिया से डिमांड आएगी। अब आपको ये बात क्लियर कर दूं, इक्वल का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल 25-25 होना चाहिए। हल्का फुल्का अगर फ़र्क आ जाएगा तो वो इक्वल जैसा ही है। 1-2% का फ़र्क आएगा तो कोई ख़ास बात नहीं है। आपको देखो कि सभी लोगों की इनकम हो रही है। किसी को रेंटल इनकम है, किसी को वेजेस एंड सैलरी है, किसी को इंटरेस्ट है, किसी को प्रॉफिट है। इन सभी की इनकम सबकी इक्वल होगी तो मार्केट में क्या आएगा? मोर डिमांड। सभी सेक्टर से क्या आएगी? डिमांड आएगी। ठीक है। अगर सपोज करें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, 10% रेंट, 5% वेजेस एंड सैलरी, 15% इंटरेस्ट, 70% प्रॉफिट। अगर हमारी मार्केट में इकॉनमी में ये वाली इनकम ज़्यादा होती है, ये कम हो रही हैं, तो ये सिचुएशन कौन सी हो गई हमारी? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो उससे क्या होगा कि ये लोग ज़्यादा डिमांड नहीं कर पाएंगे। इनकी भी डिमांड करने की एक लिमिट होगी। ठीक है, पैसा कमा लिया ज़्यादा, पर डिमांड की एक लिमिट होगी। तो अल्टीमेटली नेट इफेक्ट क्या आएगा? लेस डिमांड। आपको सिर्फ इतना ही याद करना है, ज़्यादा डेप्थ में जाना ही नहीं है। आपको सिर्फ इतना ही लर्न करना है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इट मीन्स मोर डिमांड, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स लेस डिमांड। इतना ही जाना है। वो आपके सामने है। किसके ब्याह पे? इकोनॉमी के ब्याह पे, मार्केट के ब्याह पे। ओके, ध्यान रहेगा सभी को। तो ये वाला टॉपिक हमने बड़ा सिंपल बना दिया, कंक्लूड कर दिया। क्या किया? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो क्या होगा? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बस सिंपल। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है हमारे पास। अभी हम लोग देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट्स, तहसील, विलेजेस, सब जगह बैंक्स आ गए हैं। अभी पीछे मैं एक छोटे से किसी एरिया में गया तो मैंने देखा कि 20 बैंक कंटिन्यू एक ही एरिया में थे, अनएक्सपेक्टेड। इट मीन्स देयर इज अ लॉट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज। हमारे शहर में 100+ बैंक्स हैं और बहुत सारी NBFC कंपनीज भी आ गई हैं। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, NBFC बोलते हैं, वो भी क्रेडिट फैसिलिटीज देती हैं। तो जितनी ज़्यादा क्रेडिट फैसिलिटीज होंगी उतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। डिमांड पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, आपको घर बनाना है, तो आप पैसा लोन लेके और डिमांड करेंगे। एक घर बनाएंगे तो कितनी डिमांड हो जाएगी?
गाड़ी ले सकते हैं, कुछ और फॉरेन ट्रिप ले सकते हैं, फॉरेन एजुकेशन ले सकते हैं। तो ये सारा डिपेंड करता है क्रेडिट फैसिलिटीज। और दूसरा इंटरेस्ट का बर्डन, अगर इंटरेस्ट का बर्डन ज़्यादा होगा तो आप लोन लोगे नहीं, लोन नहीं लोगे तो डिमांड्स फॉर्म, लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर सस्ता होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो अभी रिसेंटली हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जापानीज कंपनीज के साथ टाई अप्स किए हैं लास्ट ईयर, और शायद बहुत ही हैवी 50,000 करोड़ के लोन्स हैं और कोई मेजर प्रोजेक्ट्स के हैं। अब हमारे प्रधानमंत्री जी उनके पास गए और 50,000 करोड़ का लोन लिया। कितने सालों के लिए? 50 सालों के लिए। कितने सालों के लिए? रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम है। जैसे हमारे रूटीन में रेट ऑफ परसेंट 1% चलता है एक महीने का, यानी कि 12%, वो टोटल ही 3-4% है पूरे साल का। अमाउंट बहुत ज़्यादा है। हमारे मोदी जी बड़े चालाक हैं, वहाँ पे वो गए, उनको क्या दे के आए? भगवत गीता दे के आए 300 रुपये की। लेके कितने पैसे आए? 50,000 करोड़। कितने सालों के लिए? 50 साल के लिए। अब 50 साल बाद ना तो देने वाला ना लेने वाला। जिसने लोन दिया वो भी जिंदा नहीं रहेगा और जिसने लोन लिया वो भी नहीं रहेगा। एक गीता दी, गीता का ज्ञान दिया, ले लिया, ठीक है ना। नेक्स्ट 11 पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है? अभी कौन सा सीजन है? किसकी डिमांड बढ़ेगी? कोल्ड ड्रिंक्स, आइस, ठीक है, और भी बहुत सारी, कॉटन क्लोथ्स। विंटर सीजन में किसकी डिमांड बढ़ेगी? विंटर सीजन, ब्लैंकेट, वुलन क्लॉथ्स, ठीक है। रेनी सीजन में किसकी डिमांड बढ़ेगी? अम्ब्रेला। आगे, हैव यू परचेज अम्ब्रेला इन लास्ट रेनी सीजन? नहीं, फिर भी एग्जाम्पल दे रहे हो, परचेज तो करते ही नहीं हो। गलत बात है ना। रेनी सीजन अब आने वाला है, अम्ब्रेला जरूर लेना। नहीं लोगे? और पॉलीथीन लगा लोगे? क्यों पैसे लगाए 1 रुपए का पॉलीथीन? आपका जवाब पता क्या बनता था कि सर ठीक है हमने नहीं लिया, हम मार्केट डिमांड पढ़ रहे हैं, पूरी इंडियन मार्केट में किसी ने तो लिया होगा, एक भी बिक गया तो होगी डिमांड। नंबर्स का खेल तो है नहीं, यहां सारा खेल तो क्वालिटी वाला है। जो लॉ ऑफ डिमांड क्या है? क्वालिटेटिव। किसी ने तो कोई तो लेगा ही, नहीं भी लेगा तो जीरो डिमांड लिख देना। डिमांड तो एग्जिस्ट करेगी। ऐसा नहीं है आपने नहीं लिया कोई बात नहीं, कोई तो लेगा। नंबर्स का तो रोल अभी है ही नहीं, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। इस चीज़ों में छोटी छोटी बातों में फंसा लेंगे आपको, एमसीक्यू बना के कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि उनका मकसद होगा आपका टाइम वेस्ट करना एग्जाम में। बड़ा सा क्वेश्चन बना दिया, स्टोरी बना दी, ऑप्शन बना दिए, ताकि आप उसको 1-2 बार पढ़ो, आपका टाइम वेस्ट हो जाए। वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर भी लिया तो आगे वाला छूट जाएगा, टाइम ओवर हो गया, इस टाइप से। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट क्या लगाती है? टैक्सेस, जीएसटी, इनकम टैक्स, और क्या देती है? बिजनेस सब्सिडी, ठीक है। अभी 18% हम आप लोगों ने जीएसटी पे किया है। हमने पे नहीं किया है गवर्नमेंट को, आपने पे किया है। हमने आपसे लिया, गवर्नमेंट को दिया, ठीक है, जो हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं। अभी आप लोगों ने शाम स्नैक्स खाए? आप लोगों ने शाम स्नैक्स, जो कुरकुरे, पास्ता ये आते हैं आजकल, ठीक है। तो हिसार के आसपास ही फैक्ट्री है, हमारे ही स्टूडेंट हैं जो उनके ऑनर हैं, और अभी हम इंटर वाले बच्चों की वहाँ की विजिट भी कराएंगे नेक्स्ट वीक। वहाँ अच्छा प्लांट है, बहुत बड़ा प्लांट है, और तुम लोग सही पढ़ोगे तो तुम्हें भी दिखाएंगे, पर गड़बड़ करोगे तो नहीं। अभी नहीं, अभी पहले इंटर वाले फिर फाउंडेशन वाले, ठीक है। अभी तो तुम्हें हम चेक कर रहे हैं कि आप कैसे लोग हैं। अभी कुछ लोग तो भला करने वाले भी मिले हैं, ठीक है।
अभी जो स्नैक्स वाले आइटम है वहां पर क्या गड़बड़ चल रही है कि सभी कंपनीज 12% जीएसटी लगा रही हैं उस पर। सेल हुई 12% जीएसटी, गवर्नमेंट को पे कर दिया। गवर्नमेंट जीएसटी डिपार्टमेंट कह रहा है 18% है, वो कह रहा है दिखाओ बुक्स में। अब वो उनके स्नैक्स वाली ऐसी आइटम है वो जीएसटी के लॉ में क्लैरिफाई नहीं हो रहा कि 12% है कि 18% है। कुछ क्ल्यूज बोलते हैं कि 12% है, कुछ क्ल्यू कहते हैं 18% है। अब मान लीजिए जिस कंपनी का 100 करोड़ का टर्नओवर हो, 6% का तो बहुत पैसा आ गया। बोलो, अगर 100 करोड़ की टर्नओवर है, 150 करोड़ की टर्नओवर है, 6% का हिसाब में आपको जीएसटी अब पे करना है या नहीं करना, कंपनीज को कन्फ्लिक्शन है। अब जीएसटी वाले कहते हैं पे करो 18%, वो कहते हैं क्यों, सारे ही 12 कर रहे हैं तो हम भी 12 करेंगे। क्लियर करो, लो में ही फॉल्ट है। हम तो इकोनॉमिक्स कोरोना रो रहे थे, अब लो में भी फॉल्ट आ गया कि क्लैरिटी नहीं आ रही। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। अब ये प्रैक्टिकल एग्जांपल आया है। अभी आप लोग पैराशूट ऑयल लगाते हैं, कोकोनट ऑयल, पैराशूट वाला, ठीक है, और कभी उस पर ना हेयर ऑयल नहीं लिखा हुआ। आप कभी उस पर देखो, पता है बात, एडिबल ऑयल लिखा हुआ है। क्यों? उस पर वो जीएसटी का मामला है। हेयर ऑयल करते ही वो कॉस्मेटिक में आएगा, जीएसटी बढ़ जाएगा। एडिबल जो होगा वो फूड आइटम में आएगा, जीएसटी कम है। इसी तरह किटकैट वालों ने भी किया। जो किटकैट चॉकलेट आती है वो उसको वेफर्स में बेचते हैं। वो कह रहा है कि चॉकलेट की तो बस कोटेड है, थोड़ा सा है, बस उसको चॉकलेट तो ना कहेंगे, तो वेफर्स है। अब वो वेफर्स का जीएसटी का परसेंटेज बहुत कम है, चॉकलेट कहेंगे तो जीएसटी बढ़ जाएगा। वो कितने सालों से प्रॉफिट कमा रहे हैं, कह रहे चॉकलेट है ही नहीं, जबकि चॉकलेट की कोटेड है, ऊपर ब्राउन कलर की कोटेड होती है। ये तुम्हारा सिलेबस है जो तुम्हें बता रहा हूँ, अभी इंटर फाइनल में आने के। ये सारी ऐसी ऐसी केस स्टडीज आएंगी, सारी सीखनी पड़ेंगी, फिर नए नए और केसेस आ जाएंगे। अब इन सभी चीज, अब मान लीजिए किटकैट पे अगर चॉकलेट का अप्लाई हो गया जीएसटी, या स्नैक्स पे 18% हो गया, तो महंगे हो जाएंगे सभी स्नैक्स। महंगे होंगे तो किस पे असर आएगा? हमारी डिमांड पे असर आ जाएगा। अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमिक्स पे जो डिमांड कम हो गई, रेट बढ़ेंगे तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अभी हमारे एजुकेशन में 18% का जीएसटी अच्छा बर्डन है, ये तो लग्जरी लेवल का है। जबकि आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी तो क्या है, नेसेसिटी। तो गवर्नमेंट जस्टिफाई नहीं करी आप लोगों के साथ कि क्या मतलब ये कोई लग्जरी चीज है जो आप 18% तक जीएसटी ले रहे हो। एक तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत ही गलत है। तुम आवाज ही नहीं उठाते। हम कैसे उठाएं? और डॉक्टर उठाएंगे आवाज, उनको भी होनी चाहिए, उनको नॉलेज नहीं। कॉमर्स वालों को तो बोलना ही चाहिए, उनको तो पता ही नहीं कुछ ज्यादा। अपने को तो पता है, अपना तो सिलेबस है सारा ये है। इसके बाद सभी को एलपीजी पॉलिसी पता होगी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। अगर ये चीज़ें अप्लाई होती हैं तो डिमांड पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, ये चीज़ें नहीं आती तो डिमांड पर एडवर्स इम्पैक्ट आता है। हाँ जी, ये समझा दें। लिबरलाइजेशन क्या होता है कि जिसमें हमारी गवर्नमेंट अपने टैक्सेस को कम करती है, रूल रेगुलेशंस को कम करती है। इसके अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर अपने टैक्सेस को कम किया जाता है। फाइनेंशियल सेक्टर में जो सीआरआर है, एसएलआर है, उनको कम किया जाता है। फॉरेन सेक्टर में जो बाहर से कस्टम आते हैं तो कस्टम लगता है, टैरिफ लगता है, उन चीज़ों को, टैक्सेस को कम किया जाता है। अभी आपको मैं एक रिसेंट एग्जांपल बता देता हूँ। आप सभी टेस्ला कंपनी को जानते हैं? नहीं जानते। टेस्ला कार कंपनी है जिसके फाउंडर कौन है? एलोन मस्क। इसका नाम सुना जरूर होगा, एलोन मस्क। तो आप थोड़ा सा देखना टेस्ला के बारे में। तो वो इलेक्ट्रिक कार है और बड़ी अच्छी कार है। उसकी कार की जो रेंज है वो है 60 लाख से 60 लाख 1 करोड़, इस टाइप की रेंज की कार है वो। अब वो बाहर मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वो कहते हैं कि हम लोग इंडिया में बेचेंगे, इंडियन मार्केट अच्छी है, इंडिया में बहुत सारे अमीर लोग हैं, क्योंकि वो मार्केट इतनी महंगी कार है तो अमीर लोग ही लेंगे। ठीक है, अब उन्होंने कहा है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या कहती है
कि अगर आपकी 60 लाख की गाड़ी है तो लगभग, मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ, कि हम 60% के आसपास जीएसटी लेंगे। अगर 60 लाख की गाड़ी है, 60% जीएसटी 36 लाख रुपए होगा, तो गाड़ी कितने की होगी? 96 लाख की। बोला अगर 1 करोड़ की गाड़ी है तो हम लोग 100% जीएसटी लेंगे, यानी कि 1 करोड़ की गाड़ी 1 करोड़ का जीएसटी 2 करोड़ की पड़ेगी। अब आप एक कार तो अब खुद लो, एक गवर्नमेंट को कार लेके दो, ले तू भी ले। अब उस चक्कर में वो बारी बारी जो टेस्ला के एलोन मस्क है ट्वीट करते हैं कि इंडिया वाले मान नहीं रहे, बहुत हाई जीएसटी लगाते हैं, ऐसे बिकेगी नहीं गाड़ी, डिमांड ही नहीं होएगी, मारे जाएंगे। इंडिया वाले क्या कहते हैं, इंडियन वाले जो मिनिस्टर कहते हैं कि बेटा यहाँ के बनाओ, हमारे देश में आके बनाओ, हम कर देंगे। यहाँ के बनाओगे कस्टम लगेगा नहीं, ये सारा ही जाएगा, हल्का सा जीएसटी लगेगा 28%। हमारे देश में आके बनाओ ना, यहाँ फायदा होगा सबको। अब उन्होंने डिसीजन ले लिया यहाँ के बनाएंगे। अब यहाँ के बनाएंगे, डिमांड्स बढ़ेंगी। तो ये जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, कोई भी गवर्नमेंट की चीज़ है अगर हम उसको प्राइवेट सेक्टर में लाते हैं तो डिमांड्स बढ़ती है। जैसे WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या करता है, पूरे वर्ल्ड में ट्रेड्स को प्रमोट करता है। 163 कंट्रीज आते हैं उसके अंदर, तो वो ऐसे एग्रीमेंट करते हैं कि वो एग्रीमेंट पूरे 163 कंट्रीज में अप्लाई हो जाता है। वहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, जैसे डिमांड बढ़ती हैं, बिजनेस बढ़ते हैं। तो इन चीज़ों से हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में डिमांड्स पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आते हैं। अगर ये हार्ड हो जाए तो डिमांड्स कम हो जाती हैं। अल्टीमेटली पूरे वर्ल्ड का ये मोटिव है, WTO का मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड्स बढ़ें। WTO का ये मोटिव है कि हर देश वो चीज़ सबसे ज़्यादा बनाए जो वहाँ सस्ती बनती है और पूरे वर्ल्ड को दे। जैसे जूट है, टी है, हौजरी का सामान है, हमारी सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैं, हमारी अकाउंटिंग सर्विसेज हैं, हम लोग मिनिमम कॉस्ट पे पूरे वर्ल्ड को देते हैं और बाहर से बहुत सारी टेक्नोलॉजी लेते हैं मिनिमम कॉस्ट पे। तो ये इससे अल्टीमेटली डिमांड को बूस्ट करना है। लास्ट पॉइंट 14 पॉइंट क्या है? बड़ा सिंपल है, मोर एंड मोर एडवर्टाइजमेंट सो देयर इज ए बूस्ट टू डिमांड। जितना ज़्यादा हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे हमारी डिमांड्स बढ़ेंगी। ठीक है, लास्ट पॉइंट फैशन एंड ट्रेंड्स। आपने देखा कि रिलायंस ने अपने सभी शोरूम्स का नाम क्या रखा? ट्रेंड्स रखा ना। अब इंडिकेशन मिल रहा है, अब क्योंकि इजी नाम है, हम लोग आपस में बातचीत करते हैं आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, तो हमें याद रह जाता है। इसलिए हम बिंगे जब भी कोई हमारे से कंसल्ट करता है कि हम अपना फर्म का नाम क्या रखें, प्रोडक्ट का नाम क्या रखें, हमारे बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हमसे डिस्कस करते हैं कि सर प्रोडक्ट का नाम क्या रखें, तो पहला काम यही होता है कॉमन नेम रखें, ईजी रखें, सिंपल रखें, ताकि प्रोडक्ट को बोलने में, कस्टमर्स को बोलने में दिक्कत ना आए, वो भूल ना जाए। ठीक है, जैसे हमने अपना नाम रखा पारस इंस्टीट्यूट, पारस वर्ड सिंपल है, ठीक है, बट बहुत बार मैं देखता हूँ कि नाम क्या है, पारस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड, लोग क्या बोलते हैं, पारस एकेडमी। क्यों? इंस्टीट्यूट बोलने में दिक्कत आती है। ठीक है, बट पारस से काम चल जाता है कि मेन तो वही है। तो अब जैसे शुगर ब्रांड आता है, अब शुगर तो वैसे तो चीनी है, बट वो सारा तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, बट कॉमन नाम था, वो चल गया, अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत सेल है उनकी। तो और बताऊँ आपको, अगर कोई कंपनी लॉन्च होती है ना, तो सबसे पहले वो एडवर्टाइजमेंट कंपनी को बात करती है कि हम क्या नाम रखें और क्या उसकी हिट एडवर्टाइजमेंट बनेगी जिससे कि प्रोडक्ट को बहुत जल्दी बूस्ट मिल जाए। बहुत बार तो एडवर्टाइजमेंट वाले डिसाइड करते हैं कि ये नाम रखो, ये क्लिक करो इसको। तो एडवर्टाइजमेंट, फैशन एंड ट्रेंड वाली बात हो गई, सिंपल है सारा। ठीक है, तो हमारे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में कितने पॉइंट्स हुए? 4, एक नंबर मिसिंग है, 4 हुए। वहां पर मार्केट डिमांड फंक्शन में कितने हुए? काउंट करना जरा। मार्केट डिमांड फंक्शन में कितने हुए? 10। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने नोटिस किया कि 1 2 3 4 6 7 8 नंबर्स कंटिन्यू हुए। आपको मैं बता दूं, मार्केट में ये सारे पॉइंट्स आएंगे, इसलिए नंबर कंटिन्यू लिखा हुआ है। समझे आप? मार्केट डिमांड फंक्शन में वो भी इन्वॉल्व हैं।
इंडिविजुअल में सिर्फ इंडिविजुअल है, मार्केट में वो सारे ही हैं। ये सारे पॉइंट मार्केट डिमांड फंक्शन में आएंगे। वो इस पे भी क्वेश्चन बना सकता है, ध्यान रखना आपको। हाँ, वो मिसिंग हो गया, ठीक है। आप चलो ये भी स्मॉल गेम, कोई नया पॉइंट सोच के आप 5 नंबर पे लिखो जो इंडिविजुअल से रिलेटेड हो, आज लेके आओ, सोच लेना आज, ठीक है। एमसीक्यूज निकालिए। कल आपको कितने क्वेश्चन दिए थे पढ़ने के लिए? 20। एमसीक्यूज को लेकर कोई, मैंने ग्रीन मार्क करना है, रेड मार्क करना है, उसको लेकर कोई आपको गाइडलाइंस दी थी? नहीं दी। आज सुनिए, पहले गाइडलाइंस सुन लीजिए, फिर इसके डाउट्स ले लेते हैं। तो जब आप घर पे क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा और देखा कि ये क्वेश्चन, फिर पीछे आंसर देखा, ओके था, आपका आंसर और ओके था, तो आप उस पर क्या करेंगे? ग्रीन मार्क करेंगे, ऐसे ग्रीन मार्क करेंगे। फर्स्ट टाइम आपने पढ़ा, आपका आंसर ठीक निकला, आपने ग्रीन मार्क कर दिया। नेक्स्ट टाइम फिर जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा, 5 डेज का गैप आएगा, फिर आपका टेस्ट होगा। जब आप टेस्ट में दोबारा इसको रिवाइज कर रहे होंगे, तो आपको लगा कि आपका क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग है, आपने देखा कि मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, तो आप यहाँ पे रेड मार्क कर देंगे। ये रेड मार्क कर देंगे आप कि हमारा रॉन्ग हो गया क्वेश्चन। फिर उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है, फिर ये सोचेंगे क्यों रॉन्ग हुआ, क्या वजह हुई कि मैंने जल्दीबाजी में पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट्स वीक हो गए, या कोई और प्रॉब्लम है। बहुत बार हम देखेंगे कि सिली मिस्टेक्स आएंगी, तो ध्यान रखना है सिली मिस्टेक्स की वजह से हमारा करियर खराब ना हो, वो बेवकूफ़ी है, सुसाइड है। तो फिर आपका इसके बाद UT1 होगा। UT1 में हम लोग जब इसको रिवाइज करेंगे, आपको लगा कि आपका क्वेश्चन ठीक आया है, तो आप इसको ग्रीन मार्क करेंगे। फिर आप FT में पढ़ेंगे, ग्रीन मार्क। फिर अब जब ICI का पेपर आएगा, ग्रीन मार्क। तो हमारी 5 टाइम्स रिवीजन हो गई। अभी फर्स्ट टाइम, फिर चैप्टर वाइज टेस्ट, यूनिट टेस्ट, फाइनल टेस्ट, फिर ICI वाला। तो ये 5 टाइम्स हो गए। अब जिस क्वेश्चन में ज़्यादा रेड मार्क होंगे, तो आप अलर्ट हो जाएंगे उस क्वेश्चन को, अब आप बड़ा अलर्टनेस से पढ़ेंगे कि रेड मार्क ज़्यादा, ये तंग करने वाला क्वेश्चन है। ग्रीन वाला तो आप इजी रहेंगे, और एक इंटरनल कॉन्फिडेंस होगा कि देखो इस पे 5 बार ग्रीन है तो अब भी मेरा ठीक आएगा, या 4 बार ग्रीन है तो 5वीं बार मेरा ठीक ही होगा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब अपने ICI के एग्जाम में सिर्फ रेड मार्क वाले पढ़ लेंगे तो भी काम चल जाएगा। मान लीजिए 100 क्वेश्चन है और 10 या 20 पे रेड मार्क ज़्यादा है, तो सबसे पहले उस 20 पे अटैक करेंगे। मान लीजिए 15 चैप्टर है, तो 20 की एवरेज है, तो 300 क्वेश्चन ही पढ़ने पड़े। उसके बाद टाइम लगा तो पढ़ लिया, नहीं है तो नहीं। और एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस बिल्ड रहेगा कि देखो मेरे ग्रीन मार्क आए हुए हैं इसमें, तो मेरा क्वेश्चन गलत क्यों होगा। क्योंकि जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता जाएगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा माइंड में कि इतना सारा सिलेबस। तो पॉलिसी 5 टाइम्स की है ये। अब प्रॉब्लम क्या है, आप अगर ये फॉलो नहीं करोगे तो आपको ही फेस करना पड़ेगा। ये चीज़ अगर 100% फॉलो करोगे, 90+ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना फॉलो नहीं करोगे, मार्क्स रिड्यूस होते जाएंगे, ये ध्यान रखना है। आ गई बात समझ में? ग्रीन हाइलाइटर और आपके पास वो है ही। अब एक बात और, कि ये जो एरिया है, ये क्वेश्चन का एरिया है। इस एरिया में कोई भी सिग्नल नहीं होना चाहिए, कोई भी डॉट, कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर आपने यहां आंसर के ऊपर कोई टिक लगा दिया, तो दोबारा रिवाइज करोगे तो दिख ही जाएगा कि ये आंसर है। फिर क्या प्रैक्टिस करोगे आप? सिर्फ जहां पर MCQs हैं आपके पास, ये इंडिकेशन की पावर है आपको, बाकी पावर नहीं है कुछ भी उसके आगे पीछे कुछ लिखना है आपको। क्लियर?
लिखना भी है तो जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड सब्जेक्टिव मैटर है वहां पे लिख लो आप, वहां पे आप सब कुछ लिखें, हिंट लिखें, कुछ भी लिखें, कोई टफ वर्ड है तो उसका मीनिंग लिखें, वहां उसको पूरा रंगीन कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एमसीक्यू में सिर्फ ये स्टोरी आनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, क्या चाहिए? कंफ्यूज हो रहे हैं तो कौन सा मार्क लगाए? अब देखो बात तो ये आती है कि या राइट आंसर या रॉन्ग है, और आप लोग अपनी तरफ से जैसे मान लीजिए कंफ्यूजन है या टफ है तो कोई और मार्क इंडिकेट कर सकते हैं, जैसे सी लिख दीजिए जी कंफ्यूजन वाला है, सी इंडिकेट कर दिया एक, और टी लगा दिया जी टफ क्वेश्चन है, तो आप अलर्ट होके पढ़ेंगे। हमारी राय यही है कि आप मत ऐसे सहारे मत लें, आप अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करें, सिर्फ इसी रेड और ग्रीन सिग्नल्स पे चलें। कोई और मैटर है, एक कलर और ले लो, येलो ले लो या ऑरेंज ले लो, वो लगाना शुरू कर दो भाई। ऑरेंज मतलब कुछ ना कुछ मैटर है इसमें। कई बार क्वेश्चन, अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे डिस्प्यूटेड क्वेश्चन होंगे कि उसका ये भी आंसर बनता है, ये बनता है, आईसीआई ने वो आंसर दे रखा है, हमारी थॉट के हिसाब से ये बनता है, बट बहुत बार हम उनको प्रेफरेंस देते हैं कि आईसीआई कर रहा है तो चलो ठीक है यार, उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि कंफ्यूजन है। जो वो बिल्कुल गलत है तो हम नहीं जाएंगे, तो हम अपना राइट करेंगे। जहां कंफ्यूजन होगी तो हम लोग आईसीआई को वेटेज दे देंगे। एक बात और एमसीक्यू से रिलेटेड है, अगर मान लीजिए दोनों ही आंसर्स ठीक हैं, ए ऑप्शन भी ठीक है, बी ऑप्शन भी ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा? ए, जो पहले दिखाई देगा। बट उसमें यह ध्यान रखना है कि उनकी वेटेज सेम हो, इंपॉर्टेंस सेम हो। अगर ऐसे हो गया कि वो ज्यादा पॉइंट सॉलिड है, ये पॉइंट कम सॉलिड है, तो जो ज्यादा सॉलिड होगा उसको आंसर देना पड़ेगा, चाहे वो डी ऑप्शन में रखा हो। वो आपको ये समझना पड़ेगा। पीछे वाला कॉन्सेप्ट जो अभी बताया है कि दोनों में से जो पहले दिखाई देगा उसको ही देना है, वो उस वे में है जब इंपॉर्टेंस इक्वल हो तब, नहीं तो जिसकी वेटेज ज्यादा होगी, जो आंसर ज्यादा सॉलिड होगा, आपको उसी को आंसर देना है। ये एमसीक्यूज का रूल है। पहला क्वेश्चन सभी को ओके है, डिमांड वाला? पहला क्वेश्चन एक बार हम पढ़ते हैं। डिमांड इज द डिजायर फॉर ए कॉमोडिटी गिवन प्राइस एंड दोज ऑफ रिलेटेड कॉमोडिटीज। तो खाली डिजायर की बात की, इसने बाकी कोई बात करी नहीं, और रिलेटेड कॉमोडिटीज पे बात करने लग गया तो बेतुकी बात है। द इंटायर रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ प्राइस ऑफ गुड, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। ये ठीक लग रहा है? ठीक है। विलिंगनेस टू पे फॉर ए गुड ऑफ इनकम लार्जर, जब हम डिमांड की बात करते हैं तो इनकम वाला तो कोई मैटर नहीं है। खाली एबिलिटी टू पे, खाली एबिलिटी से क्या बात बनेगा? अगर डिजायर भी होना चाहिए, नीड होना चाहिए। तो अल्टीमेटली ए सी डी तीनों में फुलफिल बात नहीं थी, इसलिए हम लोग बी ऑप्शन पे गए। द इंटायर रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ ए गुड, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। आप सभी लोग सेटिस्फाइड है इस आंसर से? मैं नहीं हूं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, बट मेरी मजबूरी है कि बाकी तो बिल्कुल ही बकवास है, गलत है, इसमें कुछ बात बन रही है। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा? डिमांड इज द, डिमांड क्या है? तो डिमांड का मीनिंग बताओगे क्या? उसकी कोई रिलेशनशिप बताएंगे? आप डिमांड का मीनिंग बताओगे। अब मीनिंग है ही नहीं, जो है वो गलत है, अधूरे हैं। तो हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा इस क्वेश्चन में कि हमने, ठीक है, अब डिमांड इज द, क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है कि मीनिंग चाहते हो, कोई रिलेशनशिप पूछना चाहते हो, आप क्या चाहते हो, आपने क्लियर ही नहीं किया। क्लियर ही नहीं है कि मीनिंग ही चाहते हो। बाकी ऑप्शन से पता लग रहा है कि मीनिंग चाहता है, क्योंकि वो मीनिंग गलत है, अधूरे हैं। अब गलत चीज को हम सही कैसे आंसर दें? वो तो अधूरे ही हैं। अल्टीमेटली जो एक पूरे चैप्टर को लेकर एक कॉमन बात थी कि डिमांड इंटायर रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस और अदर फैक्टर सेम रहे। ये एक मेजर चीज थी, प्राइस एक मेन चीज था, तो उस पर आ गए।
क्या किया? कॉम्प्रोमाइज किया। +1 में तो ऐसे कॉम्प्रोमाइज नहीं आए, वो तो सब्जेक्टिव मैटर होता था, क्वेश्चन आया आंसर लिख दिया, क्वेश्चन आया आंसर लिख दिया, लॉजिक नहीं भी पता तो रट्टा लगा के लिख दिया, मार्क्स आ गए। अब यहां तो ये सारा सोचना पड़ गया कि क्या करें। अगर यही डी ऑप्शन में डिमांड का वो सही मीनिंग ले देता तो ये बात आंसर होना आता, तो डी वाला आता, इसको हम पूछते ही नहीं। अब आप कहते सर आप चेंज कर देते क्वेश्चन, बुक तो आपकी ही है, देखो साइड में क्या लिखा हुआ है उस क्वेश्चन के। कहां का एसएम का मतलब? स्टडी मटेरियल। किसका? आईसीआई का। मैं कैसे चेंज कर दूं? वो 10 साल हो गए नहीं कर रहे चेंज, उनको समझ नहीं है, होती तो चेंज कर लेते। आप लोग फाउंडेशन के बच्चे 100 करोड़ रुपए देते हैं उनको, अपनी जो 9,000 रुपए फीस है पूरे साल के, 100 करोड़ रुपए से ज्यादा उनको मिल जाता है, बुक ठीक नहीं कर सकते। अब बता, समझ होती तो फिर पैसा तो है, सब कुछ है। अब बताओ, अब ये बात हमने डिस्कस कर ली तो आप लोग अलर्ट हो गए ना, ये आगे तो कहीं धोखा हो जाएगा। अगर हम लोग इजी ले लिया तो पेपर में कुछ ऐसे धोखे हो गए, हम तो फेल, करियर बर्बाद, तो अलर्ट तो होना पड़ेगा। ये तो ऐसे मजे लेके चलते पड़ेंगे, उनका क्या जाएगा? करियर तो हमारा जाएगा, हमारी फैमिली का जाएगा। और मेहनत हमने कर रखी है, डिमांड का पूरा चैप्टर पढ़ लिया मान लो, उसके बाद धोखा हो गया, तो बड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा आपको हर सब्जेक्ट में, ऐसे कुछ छोड़ेंगे नहीं। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन ओके है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गए। बाकी हम लोग कल एक बार मैं ऐसे एक एक करके डिस्कस करूंगा, दोबारा भी पूछ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कोशिश करें कि साथ साथ चले। अब आपको क्या करना है, घर पे जाके एमसीक्यू का अलग काम, सब्जेक्टिव का अलग, वहां भी एक एक अक्षर आपको पूछना है, एक एक लाइन। अब जितने मैंने टॉपिक करा दिए हैं घर जाके पढ़ना है, तुम नहीं पूछोगे तो मैं पूछूंगा, बस सिंपल सी स्टोरी है। मत पूछना तो फिर मेरी बारी, ठीक है? ओके, मिलते हैं कल।